वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा यह वीडियो, और विस्तार से हम हर एक मुद्दे को जानने का प्रयास करेंगे। और चैप्टर 2 वैसे आपको वैल्यूएबल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, लेकिन इसको आपके पाठ्यक्रम में जब आप अपना सिलेबस चेक करिएगा तो उसमें आपको वैल्यूएबल के आर्थिक विचारों पर फोकस दृष्टि आपको मतलब कि वहां पर आपके सिलेबस में नहीं दी गई है। यानी कि ये आपके सिलेबस में ना शामिल होते हुए भी हमको इन पर नजर डालनी पड़ेगी, इसको जरूर पढ़ना पड़ेगा। वैल्यूएबल एक ऐसे विचारक हैं दक्षिण भारत के, जो कि एक प्रकार से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय विचारकों को समझने के लिए। सबसे पहले हमने चैप्टर 1 में कौटिल्य के बारे में समझा, और इसके बाद में हम वैल्यूएबल के बारे में समझेंगे। और वैल्यूएबल के तुरंत बाद हम किस पर चर्चा करेंगे भाई? दादा भाई नौरोजी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि दादा भाई नौरोजी जो है आपके पाठ्यक्रम में संकलित है, तो इसके तुरंत बाद में दादा भाई नौरोजी के बारे में चर्चा यानी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उनके बारे में होगी। लेकिन इनके बारे में चूंकि वैल्यूएबल जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, हिंदू विचारक है, उपदेशक है, संत है, भविष्य वक्ता है, और ये इकोनॉमिस्ट भी एक प्रकार से बोले। लेकिन उस समय इकोनॉमी का विकास उतने सही तरीके से नहीं हो पाया था, लेकिन फिर भी इनकी रचना एक है, इनकी रचना थिरुकुरल। इस रचना में आप देखिएगा तो इसमें इनके बहुत सारे आर्थिक विचारों को आप जान पाएंगे, पढ़ पाएंगे इनके बारे में। तो हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, तो चैप्टर 2 में हम इसको चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र, बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर में आपको इनके बारे में पढ़ना जरूरी है। क्योंकि भारतीय आपको क्या पढ़ना है? आर्थिक विचारकों के बारे में पढ़ना है, चाहे वो पाश्चात्य रहे हो चाहे अपने देश के रहे हो, ठीक। तो दोनों विचारकों के बारे में हमको पढ़ना है। आपके पेपर का क्या नाम है? आपके पेपर का नाम है जिसको आपको पढ़ना है आर्थिक विचारों का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट। तो हिस्ट्री में जो भी आर्थिक विचार रहे होंगे, हिस्ट्री में बहुत सारे, चूंकि अलग अलग विचार, चाहे प्लेटो रहे हो, अरस्तु रहे हो, जो है कौटिल्य रहे हो, या फिर कोई भी व्यक्ति रहा हो जो पहले से आए हैं इतिहास में, जो बड़े बड़े विचारक हुए हैं, उन्होंने जरूरी तो है नहीं कि वो राजनीति के क्षेत्र में ही अपने विचार देंगे। वो एक प्रकार से सोशो मतलब कि सामाजिक क्षेत्रों में विचार देंगे। जबकि चूंकि समाज से और मनुष्य से ही जुड़ा हुआ है, इतिहास से जुड़ा हुआ है, उसमें मनुष्य का एक कहीं ना कहीं पे क्रिया या एक इकाई होती है आर्थिक विचार, आपको पता होगा। यानी मनुष्य के द्वारा ही आर्थिक क्रियाओं को संचालित किया जाता है, धन का उपार्जन किया जाता है, और तमाम प्रकार की चीजें होती है। और चूंकि आप देखिएगा शुरुआत में एडम स्मिथ महोदय या देखिएगा जो भी कुछ आप देखिएगा तो वो सब आते हैं। तो एडम स्मिथ को ऐसे इकोनॉमिक्स का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? उन्होंने चूंकि धन का अध्ययन बताया, चूंकि ये धन का अध्ययन करता है। आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा एडम स्मिथ के बारे में, वहां पर इकोनॉमिक्स का जो एक प्रकार से जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स आप उसको आपने पढ़ा होगा, उसमें विस्तार से जाना होगा एडम स्मिथ के बारे में। और आपको मैं बता दूं कि इसमें हम वैल्यूएबल के बारे में चर्चा करेंगे। वैल्यूएबल एक ऐसे विचारक है जो कि भारत के खास करके बहुत जबरदस्त विचारकों में इनका नाम आता है। आपके सिलेबस में इनका नाम तो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है अपने क्षेत्र के दृष्टि से। यानी आर्थिक विचारों को इन्होंने ऐसे ऐसे विचारों को दिया जिन पर हमको पढ़ना ही एक प्रकार से पड़ेगा, मजबूरी है। तो बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है, और खास करके जिनकी मिड टर्म की परीक्षा लगी है उनके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी जो आपकी परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें तो आप देखिएगा एक आध प्रश्न हो सकता है आपसे ऑब्जेक्टिव में या लिखित में पूछ लिया जाए, लेकिन इनको जानना परम आवश्यक है। चाहे वो वैसे जानकारी के लिए मैं बता दूं और चाहे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दूं, तो आपको इनको पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि इनके कुछ जो विचार हैं, इन विचारों की झांकी आप देखिएगा जो आगामी विचारक आएंगे, जो आने वाले विचारक होंगे, उनके विचारों में दिखेगी। और चूंकि जब उनके विचारों में दिखेगी तो हमको एक प्रकार से, चूंकि हम आर्थिक विचारों का इतिहास पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमको इनको समझना पड़ेगा। और चूंकि समझना पड़ेगा क्योंकि ये भारत के विचारक है, और भारत में खास करके दक्षिण भारत के विचारक है, और दक्षिण भारतीय विचारकों के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं पे भारतीय बंधुत्व, भारतीय एकता को और बढ़ावा मिलने का प्रयास रहेगा। जो हम विविधता में एकता की बात करके पूरी दुनिया में डंका बजाते हैं, उस डंके को हम और अच्छी तरीके से बजा पाएंगे। यानी कि दक्षिण भारत का एक राज्य है तमिलनाडु, उसी तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं वैल्यूएबल। वैल्यूएबल एक हिंदू परिवार से है, यानी कि हिंदू संप्रदाय के, हिंदू धर्म इनका था। ये एक विचारक भी हैं, उपदेशक भी थे, संत भी थे, और भविष्य वक्ता अर्थात ये भविष्य की चीजों के बारे में बताया भी करते थे। यानी कि कुल मिलाकर के ये उपदेश अर्थात ज्ञान कथा वगैरह भी दिया करते थे।
ठीक, इसके अलावा ये संत भी थे, पूजा पाठ खूब अच्छे मात्रा में किया करते थे, उपदेशक थे, एक विचारक थे, चूंकि जो एक विचारक होगा वही उपदेश दे सकेगा, और जो उपदेश दे सकेगा वही एक संत हो सकता है, और जो संत हो जाएगा अपने आप में वो भविष्यवक्ता भी होता है। और कुल मिलाकर के जब देखिएगा इनके कई सारे पहलू एक साथ जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनके जो विचार हैं वो कहीं ना कहीं पे केवल सामाजिक जीवन से रिलेटेड नहीं रखते थे, सामाजिक जीवन के तमाम सारे जो पहलू जैसे इकोनॉमी, राजनीति, या फिर एक प्रकार से और भी तमाम सारे क्षेत्र हैं जहां संस्कृति, उन सभी से रिलेटेड इनके विचार रहे हैं। तो उनमें खास करके हमको क्या पढ़ना है, इनकी एक पुस्तक है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है भाई, थिरुकुरल। थिरुकुरल जो पुस्तक है, इस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब हम इस पुस्तक, इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उसमें हमको इनके वैल्यूबर के आर्थिक विचार हमको दिखाई पड़ेंगे। क्या दिखाई पड़ेंगे, इनके आर्थिक विचार, यानी कि इकोनॉमिक आइडियाज कुछ इनके जो कि इन्होंने राज्य के लिए बताए। चूंकि जो पहले संत महात्मा हुआ करते थे वही एक प्रकार से चाहे आर्थिक विचार देते रहे हो, चाहे राजनीतिक विचार देना हो, चाहे कोई भी विचार देना होता था, तो वो जो मतलब कि पंडित जी लोग होते थे, यानी कि जो राजगुरु या पुरोहित हुआ करते थे वही दिया करते थे, क्योंकि उन्हीं को हर एक क्षेत्र के विषय में जानकारी हुआ करती थी और वो अध्ययन अध्यापन का काम करते थे। तो कोई भी संकट अगर राज्य पर आता था तो यही विचारक लोग जो होते थे राज्य को उससे उबारने का काम किया करते थे। राजा तो युद्ध करता था, लेकिन युद्ध के नियमों को बनाना हुआ, युद्ध कैसे करना है, कितने समय तक करना है और कौन कौन से क्या क्या लड़ना है, पूरा जो नियम कायदा होता था वो सब कौन फिक्स करता था, यही सब लोग बनाते थे। और उसके बाद में तमाम सारे जो मूल्य, नैतिक मूल्य हो गए, सांस्कृतिक मूल्य हो गए, सामाजिक मूल्य हो गए, सामाजिक मापदंड हो गए, सब कुछ जो फिक्स करना होता था, ये जो धर्म गुरु हुआ करते थे, जो अच्छे तरीके से भविष्य के बारे में बहुत अच्छे तरीके से उपदेश देने वाले बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति होते थे, उन्हीं के हाथों में था। तो चूंकि मनुष्य का एक पक्ष होता है अर्थतंत्र, तो उसी आर्थिक विचारों को हमको समझना है वैल्यूबर की। वैल्यूबर ने मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो 7 तरीके के विचारों पर फोकस किया है। उन 7 विचारकों को हमने मतलब विचारों को बोर्ड पर आपके समक्ष लिखने का प्रयास किया है। सबसे पहले देखेंगे हम उन विचारकों को जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। से पहला विचार आपका प्रेरणात्मक दिशा निर्देश। इन्होंने कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिए जो कि प्रेरणा, एक प्रकार से अभिप्रेरणा देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। किसको, आम जनमानस को मोटिवेशन देते हैं, हम लोगों को मोटिवेशन देते हैं, या आने वाले जो आर्थिक विचारक रहे हैं उनको मोटिवेशन देने का काम करते थे। शुरुआत में अर्थशास्त्र की जब उत्पत्ति नहीं हुई थी उससे पहले इसको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता था, यानी राजनीतिक मतलब कि आर्थिक राजनीति के नाम से जाना जाता था इस विषय वस्तु को। लेकिन एडम स्मिथ आते हैं, उन्होंने इसको इकोनॉमी कहा, इसको लेकर के उनको मतलब इसका जनक कहा जाता है, आर्थिक मतलब कि मतलब अर्थशास्त्र का, यानी इकोनॉमी का जनक किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ महोदय को कहा जाता है। ठीक, देखिए तो उन्होंने धन का अध्ययन ही माना इकोनॉमिक्स, हालांकि वो हमको फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ना है, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया भी है और मैं पढ़ा भी दूंगा। ठीक है, देखिए प्रेरणात्मक दिशा निर्देश का मतलब क्या होता है, दिशा वाली क्या होता है, यानी कि किस तरफ हमको जाना है, किस दिशा में जाना है, किस मार्ग पर चलना जिससे हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, हम अच्छे मार्ग पर चल सके, तो वही होता है दिशा निर्देश। माने होता है एक प्रकार से एक विचार, एक ऐसी गाइडलाइन जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक, प्रेरणात्मक माने होता है मोटिवेशनल, तो मोटिवेशनल दिशा निर्देश देने का काम इन्होंने किया। उसमें 3 तरीके के दिशा निर्देश इन्होंने बताए हैं। कौन कौन से दिशा निर्देश हैं वैल्यूबर महोदय के, इन्होंने कहा कि ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, सभी व्यक्ति को ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए, अर्थात ईश्वर को मानना परम आवश्यक इन्होंने बताया। अर्थात अगर आप ईश्वर को नहीं मानेंगे तो फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि ईश्वर ही कहीं ना कहीं पे आप देखिएगा, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे आपके जीवन के समस्त पहलू की बात मैं करूं, तो उन सभी पर प्रभाव किसका पड़ता है, ईश्वरीय शक्तियों का, ईश्वरीय प्रभाव अवश्य पड़ता है। और इस बात के जो है कहीं ना कहीं पे प्रबल समर्थक रहे हैं वैल्यूबर, चूंकि वैल्यूबर एक संत थे, चूंकि वैल्यूबर एक विचारक भी थे, उपदेशक भी थे, इसीलिए इन्होंने कहा कि ईश्वर में आस्था रखना व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य होता है। ठीक, तो ये दिशा निर्देश दिए कि प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर में आस्था रखनी चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कही मोटिवेशनल दिशा निर्देश में, यानी प्रेरणात्मक दिशा निर्देश में कहा कि आर्थिक संसाधन का सृजन करना चाहिए। आर्थिक संसाधन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम अपना जीवन यापन कर सके, जीविकोपार्जन कर सके, यानी जीविकोपार्जन के जो साधन हैं, यानी मान लेते हैं मैं दूध भैंस का गार करके बेच रहा हूं, तो ये भी मेरा एक प्रकार से क्या है, आर्थिक संसाधन है। जैसे मैं कुदाल में खेत से गुड़ाई कर रहा हूं, मतलब खेत की गुड़ाई कर रहा हूं कुदाल से, तो वो भी मेरा क्या है, एक प्रकार से मैं खेती कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है, आर्थिक संसाधन है, उससे मुझे कुछ मिलेगा खाने पीने को और हम अपना जीवन अच्छे तरीके से
जो है आगे बढ़ा सकते हैं, हमको खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं होगी। या इसी प्रकार से कोई भी आप काम अगर कर रहे हैं तो वो हर एक काम जिससे आपको इसकी प्राप्ति होती है, यानी कि रुपए पैसे की प्राप्ति होती है, आपके जीवन की इच्छाओं की प्राप्ति होती है, जो भी आपकी, क्योंकि मनुष्य जो होता है अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। अनंत इच्छाएं मनुष्य के दिमाग पे हमेशा चलते रहती है और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य जो होता है अपना जीवन उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए लगा देता है। और खास करके जब इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में लगाने वाला साधन जो होता है, तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो अपनाए गए संसाधन होते हैं, उन्हीं संसाधनों को हम आर्थिक संसाधन या आर्थिक कहीं ना कहीं पे संसाधन कहते हैं। तो आर्थिक संसाधन का सृजन माने होता है उसको जानना, आर्थिक संसाधनों के बारे में जानना कि उससे हमको कैसे पैसे कमाना है, ये मार्कर है तो इससे हमको कैसे पैसे कमाना है। तो हम अगर वीडियो पर वीडियो बनाएंगे तो हो सकता है कि हम कुछ पैसे कमा पाए। तो ये चीज होता है, तो ये होता है आर्थिक संसाधनों का सृजन करना। यानी व्यक्ति को चाहिए कि वो क्या करे, अपने आर्थिक संसाधनों का क्या करे, स्वयं क्या कर ले भाई, सृजन कर ले। अर्थात हर एक व्यक्ति का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने आर्थिक विचार मतलब कि जो आर्थिक संसाधन है उनका सृजन स्वतः करे, खुद करे, उसके बाद में फिर उससे धन का उपार्जन करे। इसके अलावा अगला नियम इन्होंने बताया, क्या बताया इन्होंने कि आध्यात्मिक नेतृत्व होना चाहिए। राज्य का एक प्रकार से आध्यात्मिक नेतृत्व होना चाहिए। अध्यात्म चूंकि आपको बहुत कुछ सिखाता है। अध्यात्म की अगर मैं बात करूं तो अध्यात्म जो है एक प्रकार से जननी है। अध्यात्म एक प्रकार से क्या है, पिता है किसका, विज्ञान का। विज्ञान की उत्पत्ति अध्यात्म से होती है, बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अध्यात्म जो है विज्ञान से परे है, पढ़े लिखे से परे आप चलिए उसमें, ठीक। यानी कि आप अगर अध्यात्म की आप खास करके सनातन धर्म की जो पुस्तकें हैं, वेद पुराण ये सब उठा लीजिए, इसमें ऐसे ऐसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ऊर्जा संरक्षण के नियम, ठीक। इसके अलावा आप देखेंगे जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात की जाए, या फिर नवग्रह की बात की जाए, 27 नक्षत्रों की बात की जाए, 12 राशियों की बात की जाए, यानी खगोल शास्त्र से लेकर के जियोग्राफी भूगोल तक आप देखिए, गंगा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, 7 नदियों के बारे में, सप्तद्वीपों के बारे में, ठीक है, महासागरों के बारे में और तमाम प्रकार के विचारों के बारे में आप देखिएगा यहाँ पर आपको मिलता है। यानी कि हर एक पुराणों में आप देखिएगा अलग अलग तरीके के विषयों के बारे में मिलता है। कहीं पर आपको सामाजिक विचार मिलेंगे, मतलब वेदों में आप देखिएगा वैदिक समाज के बारे में जानकारी मिलती है। फिर धीरे धीरे करके आप देखिएगा हर एक क्षेत्र में उस समय इकोनॉमी का क्या क्षेत्र रहा होगा। तो कुल मिला करके आप देखिएगा जो पुराण है, जो हर एक चीज है उसमें तमाम प्रकार की चीजें हुआ करती हैं, तो उसको ध्यान में रखना आपको चाहिए, ठीक। ये कुल मिलाकर के चीजें हो गई। आध्यात्मिक नेतृत्व होना चाहिए। आध्यात्मिक नेतृत्व जब होगा तो क्या होगा, मतलब देश जो होगा या राज्य जो होगा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और राजा एक प्रकार से उसके ऊपर भी एक होगा कि हाँ राजा गलत काम ना कर सके, ठीक। तो ये एक प्रकार से आध्यात्मिक नेतृत्व ये सिखाएगा कि आप ज्यादा धन ना कमाएं। यानी बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने आवश्यकता से अधिक धन कमाते हैं, तो उसके प्रबल विरोधी रहे बैल्योवर का कहना था कि आप धन कमाओ लेकिन इतना ना कमाओ कि आपके उपयोग से ज्यादा हो, अर्थात इतना धन कमाओ कि वो एक प्रकार से आपके जो आवश्यकता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसी के अनुरूप हो। इतना धन ना कमा लो कि उससे ज्यादा कमा लो, ठीक। यानी अपनी आवश्यकता से अधिक धन कमाने पर इन्होंने जोर नहीं दिया है, इन्होंने विरोध किया इस बात का कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन का उपार्जन करता है वो व्यक्ति एक प्रकार से आध्यात्मिक मूल्यों के खिलाफ काम करता है, ठीक। ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए इन्होंने आध्यात्मिक नेतृत्व पर फोकस किया। इसके अलावा इनके और विचारों की बात की है तो नैतिक नियमों का अनुपालन, आर्थिक विचारों का या आर्थिक संसाधनों के सृजन अगर आप करने जा रहे हैं तो आपको मुख्य रूप से 2-3 पॉइंट्स पर ध्यान देना होता है। एक तो आध्यात्म पर, दूसरा आपको ईश्वर पर भी ध्यान देना पड़ेगा, और नैतिक नियमों पर, यानी नैतिक नियमों का उल्लंघन ना हो, ईश्वरीय यानी प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन ना हो, और आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन ना हो। यानी कि आप देखेंगे कि नैतिक नियम जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं, समाज के जो नियम है, सामाजिक जो मापदंड हैं, उन मापदंडों के खिलाफ जाकर के आप काम ना करें। आप चोरी करके धन का उपार्जन ना करें, आप डाका डाल करके ना करें, आप किसी से छीन करके ना करें, आप किसी को दुख पहुंचा करके अगर अपना कमा लिए रहे हैं अपनी खुशी के लिए, आपने किसी दूसरे को दुख दे दिया तो वो खुशी किसी का काम की नहीं है। आपने किसी दूसरे का घर उजाड़ करके अपने बच्चे का पेट पालन किया तो वो भी एक प्रकार से अच्छाई और बुराई बराबर हो गई, और जहां पर अच्छाई और बुराई की बात आती टकराव की, तो वहां पर बुराई जो होती है वो अच्छाई ज्यादा आप करोगे तो बुराई को कम कर पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यानी कि बुराई जो होती छोटी सी होगी लेकिन वो बहुत सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आपको ये ध्यान देना होगा
कि नैतिक नियमों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है धन के उपार्जन में, तो इसका अनुपालन आपको, यानी जितने भी मोरल जो एक प्रकार से रूल्स हैं उन मोरल रूल्स का आपको अनुपालन करना पड़ेगा, उसका पालन करना पड़ेगा। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं तो इसके अलावा आपको दूसरा जो विचार है इनका, आर्थिक समाज पर इन्होंने अपने विचारों को दिया। आर्थिक समाज पर इन्होंने क्या कहा, इनकी जो पुस्तक है थिरुकुरल, इस पुस्तक का द्वितीय खंड जो है वो संपत्ति से ही रिलेटेड है, और उस खंड का नाम है, आप देखिएगा क्या नाम है, पोरुटपल। ठीक है, तो एक प्रकार से पोरुटपल उसका नाम है। ये एक प्रकार से दक्षिण का एक प्रकार से नाम, एक प्रकार से ध्यान रखिएगा, तो ये उसका नाम है। किसका नाम है, द्वितीय खंड का नाम है। इसमें संपत्ति के बारे में इन्होंने बताया, क्या बताया संपत्ति के बारे में, इन्होंने संपत्ति के बारे में बताया भाई कि ऐसी सभी भौतिक वस्तुएं तथा स्पर्श योग्य वस्तुएं जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है उनका उपभोग किया जा सकता है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं उनका हम उपयोग भी कर सकते हैं और उनको हम खो भी सकते हैं। यानी कोई ऐसी वस्तु जिसको हम क्या कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं उसको प्रयोग में ला सकते हैं, वो हमसे खो भी सकती है। यानी कि ऐसी सभी भौतिक वस्तुएं या स्पर्श योग्य वस्तुएं जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है उनका हम उपभोग कर सकते हैं और खो भी सकते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में परिवार के अपने भरण पोषण के लिए, जीवन के दायित्वों का निर्वहन के लिए प्राप्त करता है, तो वो संसाधन खो भी सकते हैं और उन संसाधनों का हम उचित उपयोग भी कर सकते हैं। तो इन्होंने इस पुस्तक में इन तमाम प्रकार के पहलुओं पर चर्चा करी। तो आर्थिक समाज पर इन्होंने बल दिया कि आर्थिक समाज ऐसा होना चाहिए, अगर समाज में कोई ऐसी वस्तु, ये मार्कर है, चूंकि स्पर्श है, इसको हम छू सकते हैं, तो इसको हम प्राप्त कर सकते हैं, इसका उपयोग भी कर सकते हैं, और जरूरी नहीं कि ये आपने उपयोग कर लिया तो ये आपके हाथों में हमेशा रहेगी, ये आपसे खो भी सकती है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। यानी इन सभी चीजों पर उन्होंने बल देने का प्रयास किया। इसके अलावा आप देखिएगा, इसके अलावा देखिए तीसरा इनका जो विचार है, जो है वेल्यूबर का आर्थिक विचार, वो है गरीबी और भीख मांगने को लेकर के। इन्होंने कहा कि गरीबी और भीख मांगने को एक सामाजिक अभिशाप कहा। अगर समाज में गरीबी फैलती है तो एक अभिशाप है, अगर आप भीख मांगते हैं तो अभिशाप है। यानी राजा को चाहिए कि गरीबता को दूर करने का प्रयास करे, और एक प्रकार से जो गरीबी अगर आपके पास आ गई है तो गरीबी का यह बिल्कुल भी निवारण नहीं है कि आप भीख मांगे लोगों से, आप एक प्रकार से जाकर के भीख मांग करके अपने जीवन का निर्वाह करें, आप कुछ वर्क करके आप अपने जीवन का निर्वाह करें। ये बेलोबर का मानना था। बेलोबर इसके प्रबल विरोधी रहे हैं कि अगर आपके पास गरीबी है तो आप भीख मांगो, ऐसा नहीं है। अगर आप गरीब हो तो आप क्या करो, आप भीख मत मांगो, आप कोई एक प्रकार से आर्थिक संसाधन जो है उनका सृजन करो। यहाँ पर शुरुआत में इन्होंने बता दिया, आर्थिक संसाधनों का सृजन करिए, यानी ऐसे क्षेत्रों आप मजदूरी कर लीजिए, आप अपने बल का प्रयोग करें, चूंकि आपके पास शरीर एक संसाधन है, ये बहुत पैसा कमा करके आपको दे सकता है, इसका उचित प्रयोग उचित दिशा में करना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्या करना चाहिए, प्रेरणात्मक दिशा निर्देश में तमाम प्रकार की 4 प्रेरणाएं इन्होंने दी, ईश्वर में आस्था, आर्थिक संसाधन का सृजन, आध्यात्मिक नेतृत्व और नैतिक नियमों का अनुपालन। इन सभी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। तो भीख मांगना गरीबी का कोई विकल्प नहीं हो सकता है, यानी गरीबी का के विकल्प के स्वरूप में जो व्यक्ति ये सोच रहे हैं कि हम भीख मांग करके अपना जीवन निर्वाह कर लेंगे, वो बहुत गलत सोच रहे हैं। ठीक, तो ये एक सामाजिक अभिशाप है, सोशल एक प्रकार से ये अभिशाप है, बेकार चीज है भीख मांगना, गरीबी में खास करके। ये इन्होंने बताया, गरीबी में आप कोई काम कर लीजिए और आपका दिन अवश्य अच्छा होगा, ये इन्होंने बताने का प्रयास किया है। चौथी बात ये कहते हैं वैल्यूबर महोदय की धन संग्रह पर विचार इन्होंने, यानी धन कैसे कमाया जाए, इस पर इनके कई सारे विचार हैं। इन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुरूप धन कमाना पाप है, यानी आवश्यकता से अनुरूप अधिक धन नहीं कमाना चाहिए, आवश्यकता के अनुरूप ही धन को कमाना चाहिए। यानी अगर आपको आवश्यकता है कि आपकी खर्चा 100 रुपए की है तो आप 150 रुपए कमा लो, इससे ज्यादा नहीं कमाओ। यानी एक प्रकार से ये मापदंड इन्होंने फिक्स किया। ये 100-150 रुपए की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उन्होंने बताया था, लेकिन एक समझने के लिए बता रहा हूं कि अगर आप 100 रुपए का आपका खर्चा चल रहा महीने भर का या एक दिन का, तो आप 150 रुपए अगर दिन का कमा रहे हैं तो बहुत जबरदस्त कमाई हो रही है, यानी इतनी कमाई। और इन्हीं के विचारों से प्रभाव आप देखिएगा, महात्मा गांधी के विचार थोड़ा सा मिलते जुलते रहेंगे। ठीक, तो कुल मिलाकर के धन संग्रह पर विचार इनका यही रहा है कि धन का संग्रह आप करिए, लेकिन उतना करिए जितना आपकी आवश्यकता हो। अपनी आवश्यकता से ज्यादा अधिक धन का उपार्जन करना यह भी एक प्रकार से गलत काम है। ठीक, पांचवी इनका जो नियम है, पांचवा सिद्धांत है, उस पर थोड़ा सा हम दृष्टिपात करेंगे, यानी कि नजर डालेंगे। इन्होंने पांचवा जो नियम बताया संतुलित व्यय। संतुलित व्यय की अगर बात की जाए तो संतुलित व्यय नीति अपनाने पर इन्होंने बल दिया। संतुलित व्यय नीति मतलब क्या होता है, मतलब
कमा रहे हो, लेकिन खर्चा पर भी आपको ध्यान देना होगा, उचित खर्च करना चाहिए। लेकिन ऐसे स्थानों पर ना खर्च करें जहां पर एक प्रकार से जैसे कि जगह कहा था कि रुपए मांग लगाई, तो रुपए मांग लगाई ना हुए, यानी कि इस जगह पर खर्च करिए। और उस मतलब ऐसे भी आप पैसे ना बचाइए जिसके जिससे आप कंजूस कहलाएं, यानी जहां पर आपको कहें कि ये मंजू मक्खी मक्खी चूस है, कंजूस है, माइजर है, या जो कुछ भी बोलते हैं, तो वो उस जगह पर आपको व्यय करना चाहिए, लेकिन उचित व्यय करना चाहिए, तालमेल के साथ व्यय करना चाहिए, अपने भविष्य को देखते हुए व्यय करना चाहिए। कि अगर आज मैंने यहाँ पर 100 रुपए की या कुछ कर लिया, 100 रुपए का हमने पार्टी कर ली, तो हमारे बच्चे और हमारी बीवी घर पर बैठी हुई है, तो वो क्या खाएगी? जब उसके आपके जेब में 200 रुपए हैं, तो 100 रुपए की अगर आपने पार्टी कर ली और 100 रुपए आपने सब्जी और नमक हल्दी मिर्चा ये सब लेकर के गए, तो एक प्रकार से तालमेल करके आपने कर लिया, आपके दोस्तों के समक्ष आपकी इज्जत भी बच गई। लेकिन अब इज्जत बचाने के लिए आप दारू शराब गुटखा ये सब एक प्रकार से अगर खा रहे हैं, तो ये भी दिक्कत की बात है। ये मैं आज के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। पहले ओबर महोदय ने गुटखा खाने पर ये नहीं कहा था कि मत खाइएगा, लेकिन उस समय शायद चलता भी ना रहा हो गुटखा। लेकिन आप देखिएगा, ये अगर आप गुटखा खा रहे हो, पान खा रहे हो, चौराहे बैठ के चाय पिए तो दिन भर, और घरे आपके लड़के और बच्चे एकदम से वैसे एक प्रकार से एक टाफी के लिए तरस रहे, तो वो दिक्कत की बात है। यानी कि संतुलित व्यय करना चाहिए आपको, संतुलित व्यय नीति को अपना करके आप जो है अच्छे तरीके से एक व्यय की नीति हो, एक आयोजन के तहत व्यय करना हो कि हमको इतना रुपया इसमें खर्च करना है, इतना रुपया इसमें खर्च करना है, इतना इसमें खर्च करना है, यानी कि एक तारतम्यता हो कि इतना रुपया अगर हमें मन खर्च करबे तो हमारा कितना बचे। और झुमका बनवाओ के, पायल बनवाओ के अपने जो है बीबी के, या अपने बच्चे के लिए हमको पैंट शर्ट लाना है, स्कूल की फीस भरनी है, ये सब आपको ध्यान में रख करके तब आप बाहरी खर्चा करें। यानी पहले आपको रोटी कपड़ा मकान यानी कि जो प्राथमिक आवश्यकता है उस पर आपको फोकस करना है। उसके बाद में जो वरीयता आई रही है, यानी कि जो एक प्रकार से जो सिस्टम बैठ रहा है, यानी उसके हिसाब से जो ज्यादा रिक्वायरमेंट हो उसकी पूर्ति करिए। तो यानी संतुलित व्यय नीति अपनाने पर इन्होंने बल दिया। छठवीं बात इनकी है महाराज जी की, बैलोबर महोदय की, लोक वित्त पर इन्होंने विचार दिया। लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस पर इन्होंने क्या दिया है? बल दिया है। पब्लिक फाइनेंस पर इन्होंने कहा, मुख्य रूप से 4 विचार दिए हैं। उनमें से आप देखिएगा, पहला विचार है कि राजस्व, राजस्व माने होता है कर, रेवेन्यू, ठीक है, टैक्स इसको कहते हैं। सृजन यानी कि राज्य की लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस के लिए आपको खास करके 4 चीजों पर ध्यान देगा: राजस्व का सृजन, राजस्व का एकत्रीकरण, राजस्व का प्रबंधन और लोक व्यय। यानी कि क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर, मतलब एक्सपेंडिचर, यानी कि आपको क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू यानी रेवेन्यू कैसे हम प्राप्त कर सके, कैसे उसका क्या कर सके, क्रिएशन यानी कि पैसा कमाने का साधन कैसे हम बना सके, ये बात। राजस्व यानी कर कैसे लिया जाए, या चीजों को कैसे मतलब कि राज्य कैसे कमाई करे। तो सबसे पहले क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कहां से आए, पैसा कहां से आए, एक साधन बना लेना चाहिए। दूसरी बात राजस्व का एकत्रीकरण, यानी एकत्रीकरण का मैंने होता है कलेक्शन रेवेन्यू का। जब जो आप प्राप्त करिए सृजन, मान आपने एक बनाया, कोई चीज बना ली, वहां से आप पैसे कमा रहे हो, तो उसको आप इकट्ठा करो, यानी कलेक्शन करो, उन पैसों का क्या करो, कलेक्शन करो, इकट्ठा करो। उसके बाद राजस्व का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो रेवेन्यू आपको मिली है उस पर आपको क्या करना है, कितना पैसा बचाना है, कितना पैसा खर्च करना है, और किन किन क्षेत्रों में खर्च करना है, क्या क्या करना है उन पैसों का, किस प्रकार से हर एक क्षेत्र के लोगों को उन पैसों में एक प्रकार से फिक्स करना है, उन पैसों में एक प्रकार से किस तरीके से पूरा ईयर चलाना है। इस प्रकार से पूरा एक समय और टाइम और हर एक चीज को देख करके अपना क्या करें, उसका मैनेजमेंट करें, प्रबंधन करें, किसका जो आपको रेवेन्यू मिला है, जो कर मिला है आपको जनता के द्वारा, कुछ के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा लोक व्यय, लोक व्यय माने पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी आपको कितना व्यय करना चाहिए। तो व्यय करने पर खासकर इन्होंने अलग से बताया कि हाँ कितना व्यय करना चाहिए, कैसे व्यय करना चाहिए, किन किन क्षेत्रों पर पहले व्यय करना चाहिए। ठीक है, ये चीज हो गई। कुछ चीजें इन्होंने इसके तरीके बताई, जो है आवश्यक अनिवार्यता को इन्होंने क्या कहा है, इसके विरोधी है। यानी कि राज्य को अगर ये जरूरी नहीं है कि ये मान लेते किसी के पास खेती वो कर रहा है बेचारा, और उसको कर देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, पैसा उसके पास नहीं है, और आप जबरदस्ती क्या कर रहे हो, आप जबरदस्ती उससे पैसे की मांग कर रहे हो, यानी कि कर जबरदस्ती लेना, यानी आवश्यक अनिवार्यता, कर की आवश्यक अनिवार्यता के बिल्कुल खिलाफ रहे बैलोबर। यानी राजा इसका उसका ये मतलब नहीं कि जबरदस्ती किसी से कर ले, यानी जबरदस्ती नहीं लेना है कर को, इस पर यानी कर वसूलने के लिए जबरदस्ती नहीं करना है। अगर उसके पास है, उसके पास आपको दिखाई पड़ रहा है कि चीजें है, अगर उसकी फसल जल गई है, फसल नहीं हुई है, तो कर मत लीजिए, और जब होगी तब ले लीजिएगा। तो यानी आवश्यक अनिवार्यता के विरोधी है खास कर के संबंध में ये।
इसके अलावा इन्होंने कहा कि कर दो तरीके से हम प्राप्त कर सकते हैं। कर कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तरीका है आपका कि रीति रिवाज जो होते हैं उन पर अर्जित आय, रीति रिवाज होते हैं उन पर आप आय एक कर लगा सकते हैं कि अगर आपको रीति रिवाज कोई करना है तो थोड़ा सा सरकार के खाते में भी कुछ मात्रा में पैसे उसका एक अंश कुछ अंश मिल जाए, ये इसका हो सकता है। और दूसरी बात इन्होंने बताया कि जो पराजित शत्रु होते हैं, आपने कोई राजा से युद्ध लड़ा और पराजित हो गया तो उससे आप जो है वो जो अदा की गई जो धनराशि है उसको आप एक प्रकार से कर के रूप में ले सकते हैं। तो एक प्रकार से रीति रिवाजों पर आर्थिक आय लगा सकते हैं। पराजित शत्रुओं के द्वारा अदा की गई जो धनराशि है वो अपने संचित निधि में रख करके और उससे क्या कर सकते हैं, पब्लिक मतलब कि एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, यानी कि लोग व्यय कर सकते हैं। ये हो गए इनके अगले विचार। यहाँ पर इनका लास्ट विचार जो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, आप देखिएगा, बहुत जबरदस्त विचार है। कल्याणकारी राज्य से संबंधित विचार, यानी कि एक राज्य ऐसा हो जो कि वेलफेयर स्टेट हो। वेलफेयर स्टेट की बात की जाए तो भारतीय संविधान आपने पढ़ा होगा, उसमें राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक, उसमें भाग 4 बोला जाता है उसको, 36 से 51। तो उसमें भाग जो एक प्रकार से आप देखिएगा उसमें अनुच्छेदों में कि भारत या फिर देश राज्य का कर्तव्य है कि वो क्या करे, वो लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अग्रसर हो। यानी लोक कल्याणकारी मतलब क्या होता है कि सभी व्यक्ति को ध्यान में रख करके नियम कायदे बनाए जाए, सभी व्यक्ति स्वस्थ हो, सभी व्यक्ति सुखी हो, सभी व्यक्ति खाने पीने योग्य हो, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई तकलीफ ना हो। इस प्रकार के राज्य की विचार इन्होंने दिए हैं। इन्होंने क्या कहा कि राजा को एक प्रभावी प्रशासक होना चाहिए। राजा को जरूरी नहीं कि एक प्रभावी प्रशासक नहीं होना चाहिए, राजा एक प्रभावी प्रशासक हो जिससे जनता में एक प्रकार से ये भी बना रहे कि हाँ अगर गलत काम करेंगे तो भय बना रहे, ठीक, यानी एक प्रभाव बना रहना चाहिए राजा का। ऐसा नहीं कि राजा को लोग हल्के में ले रहे हो, एक प्रभावी प्रशासक राजा को होना चाहिए, तभी एक कल्याणकारी राज्य बन सकेगा। इसके अलावा शिक्षा का विस्तार करना चाहिए। शिक्षा का विस्तार जब होगा तो क्या होगा, उत्पादन का एक आवश्यक साधन एक प्रकार से हमको मिल सकेगा। यानी शिक्षा को उत्पादन का एक साधन, यानी कि कोई चीज अगर हमको कमाना या उत्पादन करना सबसे पहले शिक्षित होना पड़ेगा। तो शिक्षा पर इन्होंने जोर देने का प्रयास किया कि बिना शिक्षित व्यक्ति, चूंकि शिक्षा के द्वारा आप देखते हैं मनुष्य में चतुरता आती है, मनुष्य अपने आय में बढ़ोतरी कर सकता है, मनुष्य कुछ कमा के धमा सकता है, शिक्षा के द्वारा ही धन का सृजन कर सकता है, वो क्या कर सकता है, धन की प्राप्ति कर सकता है शिक्षा ग्रहण करके। यानी शिक्षा से क्या होता है, आपके व्यक्तित्व का विकास होता है, शिक्षा के द्वारा ही आप हर एक क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आय की असमानताएं शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार से कम होती है। यानी कि आय की जो असमानताएं होती हैं वो शिक्षा एवं ज्ञान के प्रसार से क्या होती हैं, कम होती है। कोई व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है, कोई व्यक्ति कम कमा रहा है, तो इसका तालमेल बैठाने के लिए आपको शिक्षा और ज्ञान जरूरी होता है। शिक्षा जब आपके पास होगी तभी आप जानकार होंगे, और जब जानकार होंगे तो आय में जो असमानता होगी, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है, मतलब गरीब है बहुत व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत अमीर है, तो इन दोनों का जो फासला है वो कम होगा, किसके द्वारा, शिक्षा के द्वारा। इसीलिए शिक्षा के द्वारा ही कल्याणकारी राज्य बनाया जा सकता है। इसके अलावा आर्थिक समाज एक जागरूक सामाजिक चेतनता पर आधारित होना चाहिए। जो आर्थिक समाज है एक जागरूक सामाजिक चेतनता पर, सभी व्यक्ति सजग हो, सभी व्यक्ति जाने कि कैसे पैसा कमाया जाता है और किस तरीके से हम कुछ चीजें कर सकते हैं, इस पर बल देना चाहिए। इसके अलावा आधारभूत नैतिक मूल्य एवं सबल कल्याणकारी सिद्धांतों पर देश का आर्थिक समाज केंद्रित होना चाहिए। यानी एक आधारभूत नैतिक मूल्य बनाए जाए, एक मोरल एक प्रकार से क्या है, मोरल वैल्यूज हो, उन पर सबल कल्याणकारी सिद्धांत हो, यानी कि वेलफेयर प्रिंसिपल्स हो, जिसके कारण से समाज अच्छी दिशा में जा सके और राज्य अच्छे तरीके से धन का उपार्जन कर सके, अपनी आवश्यकता के अनुरूप लोग कमा करके अपनी जीविका का उपार्जन कर सके। इस प्रकार के नियमों को किसने बताया, तो उन्होंने बैल्यूबर महोदय ने इन चीजों को बताने का प्रयास किया। तो बैल्यूबर के सिद्धांत मेरे हिसाब से आपके लगभग आपके समझ में आ गए होंगे। दक्षिण भारत के विचारक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ दृष्टि से भी और आपकी जानकारी के लिए भी, भारतीय गरिमा प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए भी, तो आप इनको एक बार जरूर पढ़िएगा, बहुत जबरदस्त है ये, ठीक। तो बैल्यूबर का ये जो विचार है इतना जितना मैंने बता दिया, इनको आप ध्यान रखिएगा। बस यहीं से आपका अगर प्रश्न आएगा तो इतना अगर लिख दीजिएगा, आपको 100% नंबर मिलेगा। कहीं पर भटकने की, कहीं पर आपको दौड़ने धूपने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। यानी कुल मिलाकर के आप देखिएगा कि ये बैल्यूबर के जो आर्थिक विचार है, बैल्यूबर के जो आर्थिक विचार है ये बहुत ही प्रभावी है एक भारतीय विद्यार्थी को, भारतीय जनता को जानने के लिए। तो आप इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास अपने शेयर करिएगा, सभी दोस्तों को बताइए कि हाँ जो है एक प्रकार से इकोनॉमी की 2 क्लास अभी तक हो चुकी हैं, आप लोगों ने देखा होगा। 3 क्लासों से एक मॉडल पेपर भी मैंने डाल दिया है, मॉडल पेपर देख लीजिएगा। और बाकी 2 क्लास आपकी चैप्टर 1 की क्लास हमने कौटिल्य के बारे में समझा,
चैप्टर 2 में हमने बैलोवर के बारे में समझा। अगला चैप्टर आपका दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड है, तो दादा भाई नौरोजी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब भी क्लास होगी आपकी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। रात के 8 बजे से क्लास होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी हिंदी साहित्य का जिन छात्रों को कोर्स लेना है तो आप हमारा नंबर है 9161 93 60 62। वहाँ पर हिंदी साहित्य का कोर्स है, तो आप उसको ले सकते हैं और अपने एक प्रकार से अच्छे तरीके से अपना जीवन मतलब कि अपने विद्यार्थी जीवन को सफल बनाने के लिए आप अच्छे तरीके से हिंदी के बारे में अगर जानकारी विधिवत तरीके से लेना चाहते हो तो आप उस कोर्स को जरूर ले सकते हैं। हमारा नंबर अबाउट में भी दिया हुआ है 9161 93 60 62। ओके, वहाँ से आपको कोर्स, अगर आप पूछेंगे सर मुझे हिंदी साहित्य BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना है, मैं आपको बता दूंगा एक उस सेंटर को मात्र 100 रुपये में अभी भी कोर्स है। मैंने कोई प्राइस बढ़ाई नहीं है, उतना ही जितना आप लोगों ने बोला था कि उतना रखिए सर, उतनी ही प्राइस मैंने रख दी है। आप आसानी से पढ़ सकते हैं। बाकी और सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, परेशान नहीं होना है। तो आपको बिल्कुल भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हर एक सब्जेक्ट क्लास शुक्ला स्टडी पॉइंट पर बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास, हर एक मुद्दे को, हर एक पॉइंट्स को, हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास मेरा रहता है। कोई जटिल शब्दावली नहीं, कोई प्रोफेशनल शब्दावली नहीं है। हम भी आपकी तरह एक छात्र हैं और इस तरीके से हम पढ़ाई में क्रांति लाना चाहते हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, इसी प्रकार से अपना साथ बना रखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों के पास जरूर पहुंचाएं वीडियो को। धन्यवाद, गुड नाइट, आई लव यू।